आपका नेरुल में एक बच्चा है, उसका भी डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट रहता है। क्या किया था लास्ट लेक्चर में, क्या किया था, ये आया क्या, बचा तो पता चलेगा। पार्थ आया हुआ था लास्ट लेक्चर, मैंने वो कराया था मुहावरे। मैं लिखा भी होगा, नहीं मैं लिखी भी होंगी। पलाश भी नहीं आया, वही तो मैं बोल रही हूँ, दोनों लोग नहीं आए थे, सिर्फ वो आया था और एक बच्चा और शायद ज्वाइन किया था अंदर से, मतलब अंदर से मतलब ऑनलाइन। महायज्ञ का पुरस्कार, आज आप लोगों का महायज्ञ का पुरस्कार कराना है मुझे। आपका है ना महायज्ञ का पुरस्कार, आपका है ना साहित्य सागर, हाँ वही करेंगे। इधर से आ रहे हैं क्या, इधर से ना इधर से, चलो आप निकालो बेटा। स्कूल में तो अभी नहीं हुआ होगा ना, काकी तक ही हुआ है, काकी तक ही हुआ है। और ग्रामर में, ग्रामर तो स्टार्ट नहीं किया। ये ऐसा प्रिंट आउट लिया है क्या आपने, बुक नहीं मिली, बुक नहीं मिली, तो इसमें क्या क्या करा है, सारे तीनों चीज, तो इसका ऊपर से स्पाइरल करा दी होती ना बेटा, तो ये हो जाती। होमवर्क दिया था कुछ मैंने, जब मैं एकांकी संचय संस्कार और भावना का क्वेश्चन आंसर करा लिया था, नहीं क्वेश्चन आंसर अभी नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, एक मतलब शायद आ जाए। बेटा उसका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है और ये भी नहीं आ रहा है, तो चलो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। निकालो, न पलाश आया ना ये पार्थ आ रहा है। का एग्जाम है ना, तो इसके लिए वो नहीं आने वाला आज। कौन पार्थ? हाँ पार्थ। पलाश या पार्थ? मैडम पार्थ। पार्थ, ओके ओके। और पलाश भी नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो निकालो, नोटबुक निकालो। संस्कार और हाँ हाँ ये स्टोरी याद है संस्कार और भावना की? क्या है स्टोरी बताइए। संस्कार भावना में एक
अविनाश। बड़े बेटे का क्या नाम है? अविनाश। अविनाश, यस। जो बड़ा बेटा रहता है अपनी माँ को छोड़ के चले जाता है क्योंकि उसकी माँ बोलती है कि अविनाश ने विजातीय विवाह, हाँ, बंगाली गाँव से, हाँ, और माँ को जो पुराने संस्कार में बड़ी और उसको अब सेवी कास्ट के भविष्य तो फिर उसकी वजह से माँ और दोनों अलग हो जाते हैं। तो माँ के साथ उमा और अतुल रहता है, माँ अतुल की बीवी रहती है। तो फिर थोड़े दिनों के बाद इसका एक भी नहीं कराया आप लोगों ने, ये नहीं है। ये लोग कोटियां भी मिली क्या? एक तो करेला, हाँ, ये भी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से लिखो। ठीक है बेटा, समझ में आया, आपको याद है। मेन है जितने कैरेक्टर हैं उनको याद रखो, और उसके बाद कभी कभी आता है ना पात्र परिचय बताइए, मतलब उस इनका इनका चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको लिखना रहेगा, इसके लिए याद रखना। चलो, जिन बातों को हम नहीं, ये वाला नहीं लिखो, मनुष्य नहीं होगा तो उसका देखो। मनुश्री, लास्ट लेक्चर क्या हुआ बेटा? मैम हमने वो चैप्टर किया था, महाज्ञ का पुरस्कार। वो चैप्टर हो गया था? नहीं मैम, पूरा नहीं हुआ। अच्छा, पूरा नहीं, उसको कंप्लीट कर लेंगे, महायज्ञ का पुरस्कार उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला मैं बाद में करा दूंगी। कहाँ तक हुआ था बेटा, आपने टिक लगाया है क्या? हाँ मैम हमने पेज 17 पे मैम जो 4th पैराग्राफ है ना, सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। ओके ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो इसको करते हैं। आप भी नहीं आए थे ना, तो मैं दूसरा कराने लगी थी जो कि पहले हुआ था, वो वाला। अब आज इसको कंटिन्यू अभी करेंगे। इसका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मनुश्री, मैंने आपको एक बात बताई है कि नहीं बेटा, हिंदी की नोटबुक बनेगी, है ना? बताया था। हाँ मैम। हिंदी की नोटबुक बनाना है, सेपरेट नोटबुक बनेगी। उसी में आपके सारे ग्रामर का भी, यानी व्याकरण, और आपके 2 बुक जो भी हैं। आपका ये काव्य है या फिर एकांकी संचय है? साहित्य सागर का गद्य पद्य दोनों है, कविता और स्टोरी, या फिर एकांकी संचय? नहीं मैम, एक ही है दोनों में, लाइक पोएम्स और जो सॉन्ग्स एक ही बुक में। ओके, एक ही बुक का दोनों है, पोएम्स और ये स्टोरी दोनों है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो फिर इसको करते हैं अभी। महायज्ञ का पुरस्कार। पलाश का और आपका एक है ना? आपका और पलाश का एक ही है ना? आपका और पलाश का वो एकांकी संचय है ना दोनों का? और इसका पार्थ का तुमको याद है क्या कुछ? महायज्ञ का पुरस्कार बेटा बुक देखिए, बुक में ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं समरी बता दूं, लास्ट लेक्चर में ये लोग नहीं आए हुए थे, तो उसमें क्या, इस पार्ट को अभी स्कूल में नहीं पढ़ा है ना। इसमें क्या होता है बेटा, आप भी थोड़ा सा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ भी समरी ही बताऊंगी बेटा। तो एक क्या होता है, एक सेठ जी रहते हैं। इस पार्ट का नाम महायज्ञ का पुरस्कार क्यों पड़ा? एक सेठ जी रहते हैं, और उनके पास वो शुरू में बहुत पैसा रहता है, और वो बहुत ज्यादा दान पुण्य ये सब करते हैं, गरीबों को देते हैं। जो भी उनके पास घर आता है उसको बिना खाना खाए खिलाए नहीं जाने देते। इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा दान पुण्य किया करते थे, बहुत ही नेक और उदार हृदय के थे। एक समय आता है, अच्छा ये बताओ बेटा, लाइफ में सबकी जिंदगी एक समान रहती क्या? लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, जो अमीर है वो गरीब हुआ, जो गरीब है वो अमीर हुआ, ऐसे ऐसे चलता है।
तो उस समय क्या हुआ, पहले तो सेठ के पास बहुत पैसा था, उन्होंने दान पुण्य किया, लोगों को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सेठ गरीब हो जाते हैं। इसमें दिया गया है सब पर सब दिन होत नहीं एक समान, मतलब सब दिन एक समान नहीं होता। और उस समय क्या हुआ कि सेठ को अपने खाने के लिए भी मुश्किल से मिलता है, यानी बाद में तो उनको अपने खाने के लिए भी नहीं मिलता था। उस समय में एक प्रथा प्रचलित थी। मनुश्री, कौन सी कथा प्रचलित थी बेटा? याद नहीं है? क्यों? क्रय विक्रय की प्रथा प्रचलित थी ना। क्रय विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो जो यज्ञ लोग करते थे उसको खरीदने और बेचने की प्रथा प्रचलित थी। तो सेठ जी ने कई यज्ञ हम किए हुए थे। तो सेठानी को लगा कि हम लोग इतनी मुसीबत में हैं, खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सेठ से बोला कि क्यों नहीं अपना आप एक यज्ञ बेच देते। पहले तो सेठ को बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो धर्मपरायण थे, उदार हृदय थे, उनको यज्ञ का बेचना उचित नहीं लगा। लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी तंगी को देखते हुए उन्होंने एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। करेक्ट है मनुश्री? हाँ। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया, फिर आप कोई भी चीज किसके पास बेचने जाओगे? जो खरीद सकता है उसको। तो ऐसे खरीद कौन सकता है? जिसके पास पैसे हैं। तो ये चीज निश्चय करके वो किसके पास जाते हैं? एक दूसरे गांव में एक सेठ होते हैं। कौन सा गांव है? कुंदनपुर गांव है। वहां पर एक सेठ होते हैं जिनका नाम है धन्ना सेठ। वो उनके पास यज्ञ बेचने जाने का निर्णय करते हैं। और क्योंकि वहां की दूरी बहुत ज्यादा थी। कितने किलोमीटर थी मनुश्री? 10-12 कोस की दूरी पर थी ना। दूसरा गांव 10-12 कोस की दूरी पर था। तो और 10-12 एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर में 12 कितना हुआ? अरे तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि फिर वहां जाने का निर्णय लिया। कहां पर? 12 किलोमीटर मतलब 36 किलोमीटर जाना था। अब आप बताओ, पहले के समय में लोग कैसे जाते थे? प्लेन से, फ्लाइट से? हाँ, बैलगाड़ी से। अब बैलगाड़ी भी कब लेते थे? जब ज्यादा सामान हो, ज्यादा लोग हो, तब बैलगाड़ी लेते थे। नहीं तो लोग ज्यादातर कैसे चलते थे? पैदल। लोग काफी लंबी यात्रा पैदल चलकर पूरी करते थे। अपने साथ में खाने पीने की चीजें रख लेते थे। जहां उनको अंधेरा होता था, शाम होती थी, दोपहर खाने के टाइम रुक जाते थे, खाते, थोड़ा रेस्ट करते, फिर आगे बढ़ते। रात हो जाती, किसी गांव में पहुंच जाते तो वहां पर किसी के घर के बाहर ऐसा कहीं पर रुकते, फिर खाते पीते रात बिताते, नेक्स्ट डे फिर निकलते। ऐसा लोग करते थे। तो अभी क्या, सेठ को पैदल जाना था। तो सेठानी ने क्या सोचा कि इतनी लंबी यात्रा है सेठ को जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, बगल से पड़ोस से आटा मांग लाई और उस आटे से 4 मोटी मोटी रोटियां उन्होंने बनाई और सेठ को एक पोटली में बांध कर दिया। पोटली मतलब क्या होता है? कपड़े में जब हम कोई चीज बांधते हैं उसको पोटली बोलते हैं। तो उन्होंने उसको बांध कर दिया और फिर सेठ कुंदनपुर के लिए चल पड़े। कब चल पड़े? एकदम सुबह, अर्ली मॉर्निंग, भोर में या तड़के। आपके और किसी चैप्टर में ये शब्द आया है ना? आया है। सुबह, तड़के, बड़े तड़के, किसी तो चैप्टर में आया है, उसमें आया है शायद, बाकी चैप्टर में आया है क्या? बड़े सवेरे वो तो सुबह, वो तो सबसे पहले ही था। ठीक है, तो वहां पर एक शब्द आया है तड़के इस चैप्टर में, महायज्ञ का पुरस्कार। तो तड़के का मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो गर्मी का समय था। सेठ जी ने क्या सोचा, धूप होती है तो चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ठंडा मौसम रहे चलो तो स्पीड भी रहती है और आदमी ज्यादा रास्ता तय कर लेता है। तो ये सोचकर सेठ ने क्या किया कि वो बहुत सुबह निकल गए कि धूप निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा जितना चल लेंगे अच्छा है, इतना सोचकर वो गए। और आगे जाते हैं तो
आगे जाने के बाद उनको बहुत ज्यादा पसीना हुआ, धूप हुई तो पसीना हुआ, फिर उनको लगा कि थोड़ी देर रुककर खा पी ले, थोड़ा सा खा के पानी पी के विश्राम करके फिर आगे चलेंगे। उन्होंने क्या किया कि एक वृक्षों का कुंज देखा। वृक्षों का कुंज मतलब ढेर सारे पेड़ों का समूह देखा। तो वहां पर छाया रहती ना, और वहां पास में एक कुआं भी था, तो उनको लगा कि यहाँ से पानी लेकर पानी ले लेंगे और खा लेंगे और फिर थोड़ा देर यहाँ आराम करके आगे चलेंगे। वो जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, और उनके पास क्या था, लोटा और डोर। ये सारा वर्ड आपकी इसमें बुक में है। लोटा और डोर लेते हैं। पानी कैसे निकालते थे? पहले के समय में कहाँ से पानी लिया जाता था? वेल में से लेते थे। पहले हैंडपंप भी इतना नहीं होता था, जिसके पास होता भी था घर में लगवाते थे, नहीं तो कुआं तो सबके घर के बाहर होता था। तो लोग जो आने जाने वाले होते थे वो उसी से पानी निकालते थे, और चलने के समय अपने पास में एक लोटा और डोर भी रखते थे। जिससे डोर क्यों रखते थे? कुएं से पानी निकालने के लिए उसको रस्सी चाहिए होती है ना, तो वो उनके पास वो थी। गए, उससे वो पानी निकाले और हाथ पैर धुले, फिर एक लोटे में पानी लिए लेकर आते हैं। जब वो रोटी निकालते हैं खाने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा? एक कुत्ते को देखा। हाँ, अभी तो वो चल रहा है। एक कुत्ते को देखा जो उनसे थोड़ी दूर पर था, और वो जब रोटी देखता है, सेठ ने रोटी निकाली खाने के लिए, जब उसने रोटी देखी तो अपनी गर्दन को उठाता था और फिर उसका गर्दन गिर जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी। ये देखकर सेठ को लगा कि ये तो, अरे उसका पेट, एक और भी है मुहावरा कि उसका पेट और पीठ एक हुआ था। उसका पेट पीठ से चिपका हुआ था, यानी वो काफी दिनों से भूखा था। तो उसको देखकर सेठ को दया आई। उन्होंने सोचा कि इसको एक रोटी खिला देता हूँ। तो उन्होंने एक रोटी तोड़कर उसको दे दी। एक रोटी खाने के बाद वो फिर से सिर उठाने लगा, तो उसका सिर गिर जाता था बार बार। सेठ को लगा कि इसको एक रोटी और खिला दूंगा तो इसको इतनी ताकत आएगी कि दूसरे गांव में जाएगा तो कुछ खाने को मिलेगा, तो ये ठीक होगा। दूसरी रोटी भी उसको दी, उसने खाई। अब फिर उसने क्या किया, सेठ की तरफ खिसका खिसका, मतलब वो जो दूर बैठा था वो खिसक खिसक के सेठ के करीब आ गया, और फिर वो याचना भरे उससे देखने लगा, कृतज्ञता से देखने लगा। कृतज्ञता का मतलब बताओ, मैंने आपको अनेक शब्दों के एक शब्द लिखाए हैं। कृतज्ञ लिखाया है ना? कृतज्ञ का मतलब मनुश्री, आपको पता है बेटा कृतज्ञ का मतलब? मैम, जो इधर वर्ड दिया है मतलब उपकार किसी का मानना। दिया है क्या? अच्छा ठीक है, दिया है, उसमें वर्ड मीनिंग भी दिया है। उपकार को मानने वाला, ठीक है। अभी कुत्ता कृतज्ञता से क्यों देखने लगा वो? क्योंकि उसको लगा कि आपने मुझे 2 रोटी दी, वो बहुत अच्छा किया, और उसके उपकार की भावना से वो उनकी तरफ, सेठ की तरफ देखने लगा। सेठ को लगा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं 2 रोटी खाऊंगा वैसे 1 रोटी ही खा लूंगा, इस कुत्ते को 1 रोटी और खिला देता हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ा और ताकत आ जाए। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। कुत्ता तीसरी रोटी खा लेता है, और जब सेठ खाने का सोचते हैं चौथी रोटी, कि 1 रोटी खाकर पानी पी लूं, इतने में कुत्ता फिर जो क्या करता है, उनकी तरफ देखता रहता है। अब कोई देखता रहेगा तो कैसे खाया जाएगा? सेठ को लगा चलो कोई बात नहीं, इसको मैं चौथी रोटी भी खिला देता हूँ, फिर ये पास के गांव में पहुंच सकेगा, मेरा क्या। उसके लिए एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि ये मूक और बेबस है। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, बेबस मतलब जो कुछ कर नहीं सकता, मजबूर। बेबस का मतलब मजबूर है। तो उन्होंने सोचा कि चलो चौथी रोटी भी मैं इसको खिला देता हूँ, मेरा क्या, मैं तो पानी पी करके अपना काम चला लूंगा, शाम तक मैं कुंदनपुर पहुंच जाऊंगा। उन्होंने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी, और फिर उसके बाद खुद पानी पिए, थोड़ी देर विश्राम किया, और वहां से चले गए। वो कहाँ पहुंच जाते हैं? कुंदनपुर गांव पहुंच जाते हैं। कुंदनपुर जब पहुंचे तो खन्ना सेठ ने उनका स्वागत किया। अभी कोई घर पर गेस्ट आता है तो क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। स्वागत में कैसे स्वागत करते हैं मनुश्री? मनुश्री, स्वागत में क्या करते हैं? मैम, हम उठ के उनके पास जाते हैं। हाँ, उनके पास जाते हैं, उनको बैठने, फिर बुलाकर बैठाते हैं, उनको कुछ पानी देते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो इस तरह से उनके बारे में पूछते हैं, और आप कैसे हो, सब ठीक है। मतलब बच्चे नहीं पूछते, लेकिन बच्चे इतना तो करते हैं, उनको बुलाकर रिस्पेक्ट से अच्छे से नमस्ते या जो भी बोलना है बोलकर बैठाते हैं। फिर उसके बाद तो बड़े लोग ही पूछेंगे क्या कैसे है,
या बच्चों के फ्रेंड आए हैं तो बच्चे अपने फ्रेंड से बोलेंगे अरे आओ बैठो, फिर जैसा है, तो ये एक तरीका होता है। तो इस तरह से धन्ना सेठ ने उन सेठ से को बुलाया, बैठाया और फिर पूछते कि सेठ जी कैसे आना हुआ। और धन्ना सेठ ने बोला, अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक सेठ है दूसरा धन्ना सेठ है, नाम किसी का कुछ नहीं दिया, एक सेठ दूसरा धन्ना सेठ। तो धन्ना सेठ ने बोला कि आपको, मैं इस समय बहुत मुश्किल में हूँ और मैं आपके पास एक यज्ञ बेचने आया हूँ। और इतना सुनने के बाद धन्ना सेठ से पहले वो सेठानी आ जाती है। एक और चीज जो मैंने मिस किया है कि धन्ना सेठ की पत्नी के लिए एक बहुत अफवाह थी कि उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वो तीनों लोगों की बातें जान लेती है। तीन लोग मतलब पृथ्वी, पाताल, आकाश। आकाश, हाँ ठीक है, तो ऐसा वो जान लेती है। इतने में वो धन्ना सेठ की पत्नी आती है, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है सेठ, हम आपका यज्ञ खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो, लेकिन आपका महायज्ञ जो आज आपने आज किया। अब ये सुनने के बाद सेठ को लगता है कि इसका मतलब इनको यज्ञ नहीं खरीदना है, ये मस्ती कर रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, वो ऐसा सोचते हैं। तो सेठ ने बोला कि आप यज्ञ की बात करती है, महायज्ञ की बात करती है, मैंने तो कोई यज्ञ भी नहीं किया बहुत दिन से, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने आज एक यज्ञ किया, उस कुत्ते को, भूखे कुत्ते को जो रोटी खिलाई वो महायज्ञ था। और किसी के लालच में, जैसा जब प्रथा थी कि बेचने से बाद में वो बिकता भी है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर यज्ञ कर देंगे कि बाद में इसका ज्यादा मुझे मिलेगा, ऐसा भी करते होंगे, करेंगे ना। तो वही उन्होंने कहा कि अगर पैसा लगाकर बदले से किया गया यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब कि बदले की भावना ना हो, हाँ मैं आज दे रहा हूँ तो कल तुम भी वापस करोगे, उस चीज की इच्छा न रखकर जो निस्वार्थ भाव से यज्ञ किया गया है वही आपका महायज्ञ है। तो अब ये चीज सेठ को क्या लगा, सेठ को लगा कि ये तो मानव धर्म है। मानव धर्म क्या है कि अगर वो किसी को भी परेशान देख रहा है तो उसकी हेल्प करना, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला देना, ये तो मनुष्य का धर्म है ना। तो सेठ को लगा कि ये तो मानव धर्म है, इसके लिए मतलब इसको बेचकर पैसा लेना वो उन्होंने उचित नहीं समझा और वो वहां से वापस चले आए। रात में क्या करते हैं, मैंने ज्यादा ही सुना दिया लग रहा, नहीं हाँ यहीं तक है, ठीक है। अब आगे चैप्टर में देखिए, मनुश्री यहीं तक हम लोगों ने किया था ना? हाँ मैम। अब आगे देखो, सेठ मानो आसमान से, अब ऊपर से ही पढ़ लेते बेटा, 17 में ऊपर से ही पढ़ेंगे। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात, क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। सेठ को मतलब समझ में नहीं आया, उनको यज्ञ तो बेचना नहीं था, फिर वो कुछ बोले नहीं, वहां से चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे, यहाँ पर पौ फटे का मतलब सूर्योदय होने पर वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। अब सेठानी आशाएं क्या लगाए बैठी थी कि सेठ जी गए हैं, यज्ञ बेचेंगे तो पैसा आएगा तो हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐसा वो उम्मीद लगाकर आशा लगाकर बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? और फिर उन्होंने पूछा क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की वेदना जाने कहां विलीन हो गई। यहाँ पर है वेदना मतलब दुख, विलीन होना मतलब गायब हो जाना। सेठानी को क्या दुख था कि सेठ जी गए और खाली हाथ आ गए,
लेकिन जब उन्होंने सेठ ने पूरी कहानी शुरू से अंत तक बता दी तो सेठानी का दुख जो था वो जाने कहाँ गायब हो गया। उनको क्या लगा, हृदय उल्लसित हो उठा, मतलब वो खुश हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। उन्होंने से यहाँ पर एक शब्द है चरणों की रज को रज मस्तक पर, रज मस्तक मतलब क्या होता है, रज मतलब धूल, मस्तक पर माथे पर, सेठ के चरणों की धूल को मत्थे पर लगाकर वो क्या बोलते हैं कि आप धन्य हैं जो आपने ऐसे समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, भगवान अच्छा ही करेंगे। यहाँ तक क्लियर। जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, बिना बदले की उम्मीद किए उसकी मदद करता है, भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और उसी लिए सेठानी ने ऐसा बोला। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। अभी क्या था, सेठ कब पहुंचे थे वहां पर घर अपने, अंधेरे, नो वहां पर क्या बताया, मुंह अंधेरे, वहां शाम के समय पहुंचे थे। तो अभी क्या शाम के टाइम पहुंचे तो अभी धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ेगा ना। हाँ, रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। यहाँ पर क्या है कि रात का अंधकार फैल रहा था। अब पहले के समय में क्या लाइट थी, क्या लाइट नहीं थी तो क्या करते थे लोग, मैम दिया जलाते, दिया जलाते थे, केरोसिन ऑयल से वो जलाते थे ना। तो वो दिया जलाने के लिए दलान में गई तो रास्ते में ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बची। दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो दहलीज, दहलीज मतलब जहां पर एंट्रेंस होता है ना घर का, तो वहां पर थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है ना। अपने यहाँ पर भी होता है, हॉल के बाहर थोड़ा सा वो होता है, लेकिन जो गांव का घर मकान होता था वहां पर थोड़ा ज्यादा ऊंचाई में होता था, उसको दहलीज बोला जाता था। तो वहां उन्होंने क्या देखा, दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा, कुंदा मतलब जो पकड़कर उठाने की चीज होती है उसको कुंदा बोलते हैं। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया, अकस्मात मतलब अचानक कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, मतलब हैरान होकर खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़े। अचरज मतलब मनुष्य, अचरज मतलब बेटा, हम शॉक, हाँ हिंदी में बताइए। हैरान हो गए। यस, आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। ढकना है मतलब ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया था। उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। जब उन्होंने वो ढक्कन उठाया तो क्या हुआ कि ढक्कन ऊपर उठाया और उसमें जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। उस वहां पर तहखाने में वो लोग नीचे उतरे, जहां से सीढ़ियां लगी थी वहां से नीचे गए। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौधियाने लगी। आंखें चौधियाना मतलब जब तेज रोशनी आती है तो आंखें ऐसा होने लगती है ना, बंद होने लगती है, खुलने लगती है, तो उसी को बोलते हैं चौधियाने लगना। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। सेठ ने क्या देखा कि बहुत ही विशाल तहखाना है और वह जवाहरातों से जगमगा रहा है, उसकी चमक से वो जगमगा रहा है। यहाँ तक क्लियर मनुष्य। हाँ आगे देखिए। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। देव मतलब ईश्वर की, इस माया का रहस्य मतलब वो नहीं समझ पाए कि इसमें ईश्वर की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य, अदृश्य मतलब
अदृश्य, नो, अदृश्य का मतलब आपको पता है मनुष्य? अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे बेटा, दृश्य मतलब दिखाई देना, अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है, जो तुमने ऐसा किया था निस्वार्थ भाव से, खुद भूखे रहकर उस मरणासन कुत्ते को जो रोटियां खिलाई थी, यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। मरणासन का मतलब मरने पर नहीं, मरणासन मतलब मनुष्य आपको पता है, नीचे लिखा है तो मैम जो एकदम भूखा था, मतलब उसको कुछ कर नहीं पा रहा था। मरणासन मतलब मरने की स्थिति में, जो मरने के निकट हो, जिसकी मौत एकदम करीब हो, मतलब वो मरने वाला हो, उसको मरणासन बोलते हैं। ठीक है, तो जो तुमने इस मरणासन को खिलाया था उसका ये पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कृतकृत्य होना मतलब धन्य हो गए, और वही धरती पर उन्होंने मूर्ति, कोई फोटो, कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने वैसे ही यहाँ पे जाकर ठीक है मनुष्य, यहाँ तक समझ आया? हाँ मैम। अब नोटबुक निकालो बेटा, नोटबुक निकालिए और आप भी निकालिए, आज की डेट और चैप्टर डालिए। मैम आपने नोटबुक ले बोला था कि लैंग्वेज के लिए और वो प्रोज के लिए एक ही बुक बनानी है कि अलग? बेटा एक ही बनानी है। ओके हिंदी मैम। के लिए सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, एक नोटबुक थोड़ा मोटी, बहुत मोटी नहीं, थोड़ा मोटी मीडियम साइज की बनाइए। उसी में आपके दो बुक, जो मतलब दो बुक मतलब जो भी है आपका गद्य पद्य या जो भी, पता नहीं कैसे हो गया। मनुश्री निकालो बेटा नोटबुक। हाँ मैं जो बता रही थी, एक नोटबुक बनाइए मीडियम साइज की ऐसी, उसी में आपका साहित्य सागर गद्य पद्य दोनों होगा, ग्रामर भी उसी में कर लेना। सिर्फ एक नोटबुक बनाओ, दो तीन बनाओगे सब इधर घूमेगा, स्कूल का भी है बाकी सब्जेक्ट का भी है, तो एक ही बनाओ। ओके मैम। चलिए कितना आज की डेट, चैप्टर नेम पर सब दिन होत न एक समान, पर सब दिन होत न एक समान, पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात दिन फिरे। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का और
सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। ठीक है, अकस्मात दिन गिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका। मनुज जी आपके पास वो ये है क्या, वॉल्यूम है क्या बेटा? हाँ मैम है। हाँ, पास में रखो उसको। वैसे डिफिकल्ट मैं डिक्टेट करूंगी आंसर, क्वेश्चन तो लिखाऊंगी, आंसर डिक्टेट करूंगी। डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो आप पूछना, मैं यहाँ पर लिखकर बताऊंगी, लेकिन आपको हेल्प चाहिए तो आप वहां से भी ले सकते हो, क्योंकि बेटा अभी आप लोगों की थोड़ा सा मात्राओं की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होंगी, तो उसके लिए आप अपने पास बुक रखो ताकि बाद में ये कम हो जाए मात्राओं की गलतियां। सेठ का स्वभाव का स्वभाव कैसा था? सब दिन होते हैं समान। अब क्या तात्पर्य? तात्पर्य यह सेठ जी पर कैसे लागू हुआ? या सेठ जी पर कैसे लागू? सेठ का स्वभाव कैसा था? सब दिन होत नहीं एक समान का क्या तात्पर्य है? यह सेठ जी पर कैसे लागू हुआ? आंसर लिखे। क्वेश्चन हो गया? हाँ मैम। लिखो, आंसर लिखो बेटा। सेठ जी धनी थे। सेठ जी धनी थे डैश। सेठ जी धनी थे डैश, अत्यंत विनम्र और उदार। सेठ जी धनी थे, अत्यंत विनम्र और उदार। अत्यंत विनम्र और उदार। पूर्ण विराम। अत्यंत विनम्र और उदार, पूर्ण विराम। वह धर्मपरायण इतने थे कि वह धर्मपरायण इतने थे कि, जब मैं ऐसा कि बोलूं मतलब छोटी की मात्रा, वह धर्मपरायण इतने थे कि कोई साधु संत, वह धर्मपरायण इतने थे कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता। कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता, कौमा भर पेट भोजन पाता। निराश ना लौटता, कौमा भर पेट भोजन पाता। भर पेट भोजन पाता। पूर्ण विराम। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। पूर्ण विराम। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। पूर्ण विराम। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे।
और दान में ना जाने, सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन, और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दीन दुखियों में बांट दिया था। पूर्ण विराम। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान का तात्पर्य है कि का तात्पर्य है कि का तात्पर्य है कि सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। का तात्पर्य है कि सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। पूर्ण विराम। सेठ जी पर यह, सेठ जी पर यह कहावत इसलिए, सेठ जी पर यह कहावत इसलिए सेठ जी पर यह कहावत इसलिए लागू होती है कि सेठ जी पर यह कहावत इसलिए लागू होती है कि पहले सेठ जी बहुत धनी थे, पहले सेठ जी बहुत धनी थे, बहुत धनी थे, लेकिन अब गरीब हो गए, लेकिन अब गरीब हो गए। पूर्ण विराम। लेकिन अब गरीब हो गए। हो गया बेटा मनुष्य कंप्लीट? आपका भी हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? क्वेश्चन नंबर 2। उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सेठानी ने क्या सोचा? सेठानी ने क्या सोचा? उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सेठानी ने क्या सोचा? मनुष्य लिख लिया? हाँ मैम। आपका हो गया? चलिए आंसर लिखो बेटा। उन दिनों यह कथा, उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि, उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के, उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था।
यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। पूर्ण विराम। क्रय विक्रय हुआ करता था, पूर्ण विराम। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, कॉमा उसके अनुसार, जैसा यज्ञ होता कॉमा उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था, उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था। पूर्ण विराम। उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था, पूर्ण विराम। सेठानी ने उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था, पूर्ण विराम। सेठानी ने अपनी गरीबी के कारण, सेठानी ने अपनी गरीबी के कारण एक यज्ञ बेचने को कहा। सेठानी ने अपनी गरीबी के कारण एक यज्ञ बेचने को कहा। सेठानी ने अपनी गरीबी के कारण एक यज्ञ बेचने को कहा। पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सेठ जी ने उस प्रथा से लाभ उठाने का सोचा? क्या सेठ जी ने, क्या सेठ जी ने, क्या सेठ जी ने उस प्रथा से, क्या सेठ जी ने उस प्रथा से लाभ उठाने का सोचा? क्या सेठ जी ने उस प्रथा से लाभ उठाने का सोचा? क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखिए। सेठ जी ने इस प्रथा से, एक सेकेंड बेटा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाइए बेटा। इसमें जो आंसर लिखा है इसको थोड़ा सा करेक्शन करना रहेगा। सेठ जी ने पहले तो, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो, बुक से मत लिखना कोई लोग। सेठ जी ने पहले तो मना किया, सेठ जी ने पहले तो मना किया, परंतु अपनी तंगी के कारण, सेठ जी ने पहले तो मना किया परंतु अपनी तंगी, ऐसा लिखेंगे, तंगी के कारण, परंतु अपनी तंगी के कारण इस प्रथा से लाभ उठाने का, एक सेकंड, ठीक है, परंतु अपनी तंगी के कारण इस प्रथा से लाभ उठाने का निश्चय किया, परंतु अपनी तंगी के कारण इस प्रथा से लाभ उठाने का निश्चय किया। अब यहाँ से बुक से देख सकते हैं, ठीक है, अगर देखना है तो। ठीक, आगे निश्चय किया, पूर्ण विराम। उन्होंने अपने यज्ञों में से
एक यज्ञ बेचकर, उन्होंने अपने यज्ञों में से एक यज्ञ बेचकर अपनी गरीबी से निजात पाने का सोचा। उन्होंने अपने यज्ञों में से एक यज्ञ बेचकर अपनी गरीबी से निजात पाने का सोचा। हो गया, निजात पाने का सोचा, पूर्ण विराम। समय के अनुसार सेठ सेठानी का निर्णय, समय के अनुसार सेठ सेठानी का निर्णय उचित था। समय के अनुसार सेठ सेठानी का निर्णय उचित था। ठीक है, समय के अनुसार सेठ सेठानी का निर्णय उचित था। कंप्लीट हो गया बेटा। मनुश्री आपका? हाँ मैम। आपका हो गया। चलो आगे फोर्थ क्वेश्चन करिए। सेठ जी कहाँ गए और क्यों? क्वेश्चन नंबर 4, सेठ जी कहाँ गए और क्यों? सेठ जी कहाँ गए और क्यों? सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की? सेठानी ने उनके लिए, सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की? सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की? क्या तैयारी की थी? 4 मोटे रोटी। हाँ, हम रोटी। 4 मोटी रोटियां। हाँ, बगल से आटा मांग कर ले आई ना, 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर उनको दी। ओके, लिखो बेटा ये आंसर। सेठ जी कुंदनपुर, आंसर लिखना शुरू करिए। सेठ जी कुंदनपुर नाम के सेठ जी कुंदनपुर नाम के एक गांव में गए। सेठ जी कुंदनपुर नाम के एक गांव में गए। सेठ जी कुंदनपुर नाम के एक गांव में गए जो उनके यहाँ से 10-12 कोस, 10-12 के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। डैश, जो उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर था। जो उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर था। जो उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर था। पूर्ण विराम। जो उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर था, पूर्ण विराम। वहां एक बहुत बड़े सेठ, धन्ना सेठ, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, धन्ना सेठ। लिख लोगे या मैं लिखकर बताऊं? वैसे टेक्स्ट बुक में है ना। हाँ, वहां एक बहुत बड़े सेठ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में धन्ना सेठ रहते थे। धन्ना सेठ रहते थे। वहां एक बहुत बड़े सेठ, धन्ना सेठ रहते थे। पूर्ण विराम। यह अफवाह थी कि उनकी पत्नी को, यह अफवाह थी कि उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त है। यह अफवाह थी कि उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त है। दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वह
दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है, पूर्ण विराम। जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है, पूर्ण विराम। मंजिल दूर थी, मंजिल दूर थी, इसलिए सेठानी ने, मंजिल दूर थी इसलिए सेठानी ने पड़ोस से आटा मांगकर, मंजिल दूर थी इसलिए सेठानी ने पड़ोस से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटी बना दी। पड़ोस से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटी बना दी। 4 मोटी मोटी रोटी बना दी, जिससे कि सेठ जी पड़ोस से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटी बना दी, जिससे कि सेठ जी भूख लगने पर उन्हें खा लें। जिससे कि सेठ जी, जिससे कि सेठ जी भूख लगने पर उन्हें खा लें, पूर्ण विराम। ठीक है, जिससे कि सेठ जी भूख लगने पर उन्हें खा लें, पूर्ण विराम। ठीक है, मनुश्री हो गया बेटा। अब थोड़ा सा होमवर्क के लिए टिक लगा लो। इसमें से आपको 3rd वाला, सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई, और इसके बाद 3rd एंड 6th, नहीं 3rd 4th कर लो, और 6th रहेगा, मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर करा दूंगी। ठीक है, 6th मैं करा दूंगी और 3rd 4th आप लोग कर लेना। ठीक है, हाँ 3rd 4th कर लेना, 6th वाला मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। ओके मनुष्य बेटा, इतना कर लेना, 6th वाला मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। हाँ मैम। ओके बेटा, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय मैम। बाय।